नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वह हमारा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसमें हम आज अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 1909 के अधिनियम के क्या प्रमुख कारण थे इन पर बात की, और आज का जो हमारा वीडियो है वह अधिनियम के उपबंधों पर आधारित है, और इसका आगे चल करके एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम उसके गुण और दोषों पर बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अधिनियम के प्रमुख उपबंधों पर। अगर हम इस अधिनियम के उपबंध 1909 का अधिनियम, या जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसके उपबंधों को देखें तो जो सबसे पहला उपबंध है वह है विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करना। तो हम बात कर रहे हैं विधान परिषदों के आकार में वृद्धि पर। 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रत्येक विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो थी उसको बढ़ा दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद की अधिकतम जो सदस्य संख्या थी वह 60 निर्धारित कर दी गई थी। विभिन्न प्रांतीय परिषदों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी, और विभिन्न प्रांतीय परिषदों की जो अधिकतम सीमा निर्धारित थी उसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, इनमें अगर हम देखें तो वह संख्या 50 निश्चित कर दी गई थी। इसके अलावा पंजाब में 20, वर्मा 30 और असम में 30 पदेन सदस्य जो थे वह इनके अतिरिक्त सदस्य थे। कार्य रूप में वास्तविक सदस्य संख्या का निर्धारण जो है वह विनिमय के द्वारा किया गया था। जैसे सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में 68, मद्रास में 46, बम्बई में अगर हम देखें तो 46, और संयुक्त प्रांत में 47 तथा बंगाल में 52 और पंजाब में 24। तो इस तरह से हम इसका यह प्रमुख उपबंध देखते हैं कि किस प्रकार से परिषद में सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई थी। दूसरा अगर हम उपबंध पर चर्चा करें तो वह था सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी बहुमत। प्रत्येक परिषद में 3 प्रकार के सदस्य थे: नामांकित सरकारी सदस्य, नामांकित गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया था। अपने सुधार संदेश में भारत सचिव ने कहा था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका परिषदों का गठन ऐसा होना चाहिए कि वे सदा अनवरत रूप से अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। इस उद्देश्य से सर्वोच्च व्यवस्थापिका जो थी उस सभा में 37 सरकारी तथा 23 गैर सरकारी सदस्य थे। सरकारी सदस्यों में से 28 को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था और शेष पदेन सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्यों में 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और शेष 27 जो थे वह निर्वाचित किए जाते थे। यह इसमें उपबंध या प्रावधान किया गया था। इसके अलावा तीसरे उपबंध पर अगर हम चर्चा करें तो वह है सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित सदस्यों का होना। सरकारी प्रवक्ताओं का विचार था कि भारत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न तथा विरोधी हितों वाली अनेक जातियां, अनेक धर्म तथा संप्रदाय पाए जाते हैं। उनकी दृष्टि में अगर हम देखें तो उनकी दृष्टि में भारतीय विधान परिषदों के वर्गों तथा हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व संभव तथा सर्वोचित होगा। अतः 1909 के अधिनियम में विभिन्न वर्गों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में अगर हम निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखें तो वह इस प्रकार थी: 5 मुस्लिमों द्वारा, 6 जमींदारों के द्वारा, 1 मुसलमान जमींदारों द्वारा और 1 बंगाल तथा बम्बई के वाणिज्य मंडल द्वारा तथा 13 9 प्रांतीय परिषदों के द्वारा गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगले प्रावधान पर अगर हम चर्चा करें तो वह है प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत होना। लॉर्ड मार्ले ने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को हानिप्रद नहीं समझा। इसके कई कारण थे। पहला, स्थानीय परिषदों में
गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि उनकी विधि निर्माता शक्ति जो थी वह अत्यधिक सीमित तथा मर्यादित थी। दूसरा, अगर कोई प्रांतीय परिषद सरकार की इच्छा के विरुद्ध कानून बना भी देता तो गवर्नर अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग करके उसको रद्द कर सकता था। तीसरा, चूंकि गैर सरकारी सदस्य विभिन्न वर्गों तथा हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए वे एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते थे। और चौथा, स्थानीय परिषदों में केवल गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का नहीं। सरकार को नामांकित गैर सरकारी सदस्यों की वफादारी पर पूर्ण विश्वास था तथा बंगाल को छोड़कर हर प्रांत में सरकारी तथा नामांकित गैर सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था। उदाहरण स्वरूप, मद्रास विधान परिषद में 26 गैर सरकारी और 21 सरकारी सदस्य थे। सरकारी सदस्यों में 5 पदेन सदस्य तथा 16 गवर्नर द्वारा नामांकित सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामांकित तथा 21 निर्वाचित सदस्य थे। इस प्रकार विधान परिषद में सरकार का स्पष्ट बहुमत था। इसके बाद अगले उपबंध पर अगर हम चर्चा करें तो वह था सदस्यों की आर्हताओं से संबंधित। नामांकित गैर सरकारी सदस्यों की आर्हताएं विनिमय द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। नामांकन उन वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता था जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता था। निर्वाचित सदस्यों की आर्हताओं के विषय में विस्तृत नियम बनाए गए थे। बंगाल, मद्रास और बंबई में केवल नगरपालिका और जिला बोर्ड के सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य हो सकते थे। प्रत्येक जो व्यक्ति था वह निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता था। वह इस प्रकार थे, जैसे गैर ब्रिटिश प्रजा अगर कोई है तो उसको बाधित किया गया था। इसके अलावा कोई सरकारी अधिकारी या स्त्री या पागल या 23 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है या दिवालिया है या बर्खास्त किया गया सरकारी कर्मचारी है तो उसको निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सरकार किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने से मना कर सकती थी, यह भी उसका अधिकार था। और वर्गीय निर्वाचित क्षेत्रों में प्रत्याशियों को विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता थी। अगले उपबंध पर अगर हम चर्चा करें तो वह है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी। सामान्य निर्वाचन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत के अनुपयुक्त समझा गया। विभिन्न वर्गों, हितों और जातियों के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों, वाणिज्य संघों एवं जमींदारों आदि के लिए पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक प्रतिनिधित्व को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई, जो भारत में भविष्य में भारत के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था। अगला उपबंध जो है वह है विधान परिषद के कार्यक्षेत्र का विस्तार। विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई। पहला, इसके पूर्व के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया। दूसरा, सदस्यों को सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उस पर अपने मत देने का अधिकार मिला। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों की सूचना जरूर आवश्यक थी, यह इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा वाद विवाद के समय इसमें संशोधन लाया जा सकता था। परिषदों के प्रस्ताव स्वीकृति रूप में सरकार के पास भेजे गए थे, जैसे स्वीकार या अस्वीकार करना यह सरकार पर निर्भर था। तीसरा, वित्तीय मामलों में परिषदों की जो शक्ति थी उसमें भी वृद्धि की गई थी और बजट पर गैर सरकारी जो प्रभाव था उसको भी बढ़ा दिया गया था।
सदस्यों का बजट पर विचार करने, बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करने तथा राजस्व और व्यय के मूल विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन व्यय की कुछ मदों पर मतदान नहीं हो सकता था, जिसका निश्चय सरकार करती थी। इसके अलावा अगले उपबंध पर अगर हम चर्चा करें तो वह है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के बारे में। तो सा परिषद गवर्नर जनरल भारत सचिव की स्वीकृति में बंगाल में कार्यकारिणी परिषद का निर्माण कर सकता था, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 4 निर्धारित की गई थी। प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन ब्रिटिश संसद ऐसा करने से रोक सकती थी। मद्रास तथा बंबई की कार्यकारिणी परिषदों की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ा करके 4 कर दी गई थी, जिसमें कम से कम आधे सदस्य वे हों जो 12 वर्ष तक सम्राट की सेवा में भारत में रह चुके होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अगले उपबंध पर अगर हम चर्चा करें तो वह है कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित। इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की इच्छा जो है वह व्यक्त की गई थी। परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति भी इस अधिनियम के माध्यम से दे दी थी। फलस्वरूप 2 भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल का सदस्य और 1 भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। निसंदेह यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो इस प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से हमने 1909 के अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रमुख उपबंध थे, इस पर विस्तार से चर्चा की है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके अगले वीडियो में हम अधिनियम के दोष एवं गुणों की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।